प्रसव से पहले की देखभाल कहने का अर्थ है, प्रसव मतलब क्या होता है, लेबर, जब बच्चा जन्म लेता रहता है, एक डिलीवरी होते रहता है, उसी को ना प्रसव कहते हैं। लेकिन प्रसव से पहले और प्रसव के बाद, यानी प्रसव मतलब बच्चे के जन्म के बाद और बच्चे के जन्म से पहले। जन्म से पहले कहने का अर्थ क्या है कि गर्भ अवस्था। बच्चे के जन्म से पहले का अर्थ है कि जब तक लेबर प्रसव नहीं हुआ है तब तक तो गर्भ अवस्था ही होगा। तो चाहे आप गर्भ अवस्था कहिए या फिर प्रसव से पहले की देखभाल कहिए, एंटीनेंटल केयर कहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आज हम लोग समझेंगे कि एंटीनेंटल केयर क्या होता है और इस केयर के देने के क्या उद्देश्य होते हैं, यह केयर क्यों देना आवश्यक है, यह चीज़ें को हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि एंटीनेंटल केयर होता क्या है। माय डियर, एंटीनेंटल केयर जो होता है प्रसव पूर्व देखभाल या महिला की गर्भ अवस्था में देखभाल है। मैंने पहले ही बताया कि एंटीनेंटल प्रसव पूर्व का मतलब होता है कि गर्भ के अवस्था, मतलब जब गर्भ में महिला हो, ठीक है, प्रेगनेंसी में हो। तो प्रसव पूर्व देखभाल महिला की गर्भ अवस्था में देखभाल है, यानी गर्भ अवस्था के दौरान जो देखभाल किया जाता है उसी को हम लोग एंटीनेंटल केयर प्रसव पूर्व देखभाल बोलते हैं, ठीक है। यह देखरेख गर्भ अवस्था की शुरुआत से प्रारंभ होनी चाहिए। अब ये जो एंटीनेंटल केयर होता है, जब एक कन्फर्मेशन हो जाए कि एक महिला प्रेग्नेंट हो गई है तो उस कन्फर्मेशन होने के साथ में ही जो है, यानी गर्भ अवस्था के शुरुआत से ही यह स्टार्ट हो जानी चाहिए। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का वह लगभग 9 मंथ के आसपास होता है। तो स्टार्टिंग से लेकर और जब तक बच्चे को लेबर प्रसव न हो तब तक यह देखभाल होनी चाहिए और गर्भ अवस्था की संपूर्ण अवधि के दौरान जारी रहना चाहिए। यानी गर्भ अवस्था के शुरुआत से ही प्रारंभ होनी चाहिए और गर्भ अवस्था के कंप्लीट होने तक, ठीक है, यानी प्रसव होने तक यह जो है देखरेख जारी रहना चाहिए। इसी को हम लोग एंटीनेंटल केयर कहते हैं। यानी जैसे ही ये पता चले कि एक महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है तो वहाँ से देखरेख शुरू होना चाहिए स्टार्टिंग से, और लेबर होने तक यानी प्रसव बच्चे के जन्म होने से पहले तक का जो देखभाल होगा वह सब एंटीनेंटल केयर में आ जाएगा। बातें को समझ गए? चलिए, अब इसका देखभाल करना क्यों आवश्यक है, ठीक है, इसका देखभाल करना क्यों आवश्यक है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है। तो इसके उद्देश्य जो है हम लोग देखते हैं कि यह प्रसव के पहले देखभाल यानी प्रेगनेंसी में गर्भावस्था में देखभाल करना क्यों जरूरी है। चलिए इसके उद्देश्य को समझते हैं। देखिए, गर्भ अवस्था के दौरान माँ की यथासंभव उत्तम देखरेख सुनिश्चित करना। अब यह इसलिए आवश्यक है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला यानी माँ की यथासंभव देखरेख सुनिश्चित करना, मतलब जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उससे बहुत सारे शारीरिक डिमांड, बहुत सारे न्यूट्रिशन, बहुत सारे जो एक नॉर्मल से हट के होता है वह सब चीज़ों का डिमांड बढ़ जाता है। इसलिए यह एंटीनेंटल केयर इसलिए ज़रूरी है ताकि उसको एक अच्छे देखभाल को सुनिश्चित किया जाए, निश्चित किया जाए कि देखभाल हमें ये चीज़ों का देखभाल देना है। तो एंटीनेंटल केयर इसलिए ज़रूरी है। दूसरा है कि गर्भावस्था के दौरान माँ की स्वास्थ्य और पोषणीय स्थिति को सुदृढ़ करना। अब एक नॉर्मल महिला है और एक प्रेग्नेंट महिला है, तो दोनों में काफ़ी अंतर हो जाता है। जो एक नॉर्मल महिला नॉर्मल भोजन करके नॉर्मल तरीके से भी रह सकती है, बट एक महिला अगर प्रेग्नेंट में है, गर्भ अवस्था में है, तो फिर उसे एक अच्छे स्वास्थ्य और एक अच्छे न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो इस लिहाजा एंटीनेंटल केयर में माँ की स्वास्थ्य और पोषणीय मतलब पोषण स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह जरूरी है, ठीक है। तीसरा है जोखिम युक्त गर्भवती महिला हाई रिस्क प्रेग्नेंट वोमेन की पहचान करना तथा उसका विशेष ध्यान रखना और सुरक्षित प्रसव कराना। आप लोग देखते होइएगा कि बहुत सारे महिला प्रेग्नेंट में रहती है तो उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, बट वहीं पे देखते होइएगा कुछ ऐसे कैटेगरी की महिला होती है जो प्रेगनेंसी शुरू होने से ही लास्ट तक उससे तरह तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वही कहता है कि जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन है, मतलब ऐसा महिला जो गर्भावस्था में तो है बट उसे बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे महिलाओं को पहचानना कि कौन सी महिला हाई रिस्क में है और उसे सुरक्षित प्रसव कराना, यह जो है एंटीनेंटल केयर में किया जाता है। इसका ये उद्देश्य होता है, ठीक है। आगे है मतलब माता और शिशु को मृत्यु दर को कम करना। अब अगर अच्छे से एंटीनेंटल केयर दिया जाएगा, महिला को बढ़िया से देख रेख किया जाएगा, तो जो उसके अंदर पल रहे बच्चा है या खुद महिला के लिए भी जो है जो मृत्यु दर बन सकता है कारण, अगर देख रेख अच्छा नहीं होगा तो मृत्यु हो सकता है।
किसी कारण से, तो इस कंडीशन में मृत्यु दर को कम करना, चाहे वो मातृ मृत्यु दर हो चाहे वो शिशु मृत्यु दर हो। ठीक है। नेक्स्ट है सुरक्षित प्रसव, जीवित पूर्ण स्वस्थ शिशु का जन्म सुनिश्चित करना। अब लोग कहता है कि आप पेड़ लगा रहे हैं तो पहले पेड़ को अच्छे से जो है उसे छोटे से पेड़ लगता है, कोई भी तो अचानक नहीं से बड़ा हो जाता है। तो जो ये छोटे से लगता है तो इसको लगने के लिए अच्छे से देख रेख की ज़रूरत होती है। तो देख रेख ज़रूरत होती है तो पहले इसको आपको पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, चूना, ये सब वगैरह वगैरह पेड़ को दिया जाता है, सींचा जाता है, धीरे धीरे वह बड़ा होता है। तो उसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि एक बच्चा अच्छे से स्वस्थ जन्म ले, ठीक है, अच्छा स्वस्थ शिशु जन्म ले, वह जीवित जन्म ले, ठीक है, कंप्लीट, और जो प्रसव हो, जो लेबर हो वह अच्छा से हो जाए, तो इसके लिए उससे पहले जो है आपको एंटीनेंटल केयर बेहतर तरीके से एक महिला को करना पड़ेगा, एक प्रेगनेंसी महिला को। तब जाके गर्भ अवस्था में जब देख रेख अच्छा से करेंगे तो वह आगे जाके अच्छा बच्चा जन्म लेगा, सुरक्षित और जीवित बच्चा जन्म लेगा, स्वस्थ बच्चा जन्म लेगा। समझ गए? तो ये चीज़ें होता है। आगे है माँ को अपनी तथा अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए शिक्षित करना। अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा जो है एक महिला को, प्रेगनेंसी वुमेन है गर्भ अवस्था में, तो उसको हमेशा कोई दूसरा आदमी ही रहेगा पास में। तो इसके लिए माँ को एंटीनेंटल केयर में ही, प्रसव होने से पहले ही माँ को जो है शिक्षा दिया जाता है कि आप अपने नवजात शिशु जो आगे होगा उसको देखभाल आप कैसे करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 7वां, गर्भवती महिला तथा उसके परिजनों को गर्भवती महिला की देखरेख, पोषण, व्यक्ति स्वच्छता, पर्याप्त आराम, पर्यावरणीय स्वच्छता आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहिए। और इसका उद्देश्य, एंटीनेंटल केयर का उद्देश्य ये होता है कि आप एक गर्भवती महिला जो है उसको, उसके फैमिली में, उसके परिवार में, उसके परिजन में जो है कैसे एक गर्भवती महिला को देखरेख करना है, क्या पोषण भोजन देना है, पोषण कैसे उसकी स्वच्छता बनाए रखना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम देना है, पर्यावरणीय स्वच्छता, शुद्ध वायु, ये सब कैसे जो है एक महिला को चाहिए गर्भवती होने पर, इसका शिक्षा देना, जानकारी देना भी जरूरी है एंटीनेंटल केयर में। ठीक है। आगे है गर्भवती महिला एवं उसके परिजनों से डिलीवरी के स्थान, नवजात की देखभाल आदि के बारे में विचार विमर्श करना। अब एंटीनेंटल केयर का मतलब हो सकता है प्रसव से पहले यानी पूरे गर्भ अवस्था का देखभाल। अब हो सकता है यह स्टार्टिंग में भी हो, और स्टार्टिंग से चलते चलते जब मान गए 1-2 दिन डिलीवरी होने का है तब भी देखभाल जो होगा वह जो है आपका एंटीनेंटल केयर ही होगा, यानी प्रसव होने से पहले जो भी देखभाल होगा एंटीनेंटल केयर होगा। तो उस कारण अगर 2 दिन पहले अगर देखभाल कर रहे हैं तो डिलीवरी कहाँ कराना है, नवजात का देखभाल कैसे करना है, ठीक है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करना, गर्भवती महिला और उसके परिजनों से विचार विमर्श करना। ठीक है। ये भी एक आता है एंटीनेंटल केयर में। 9वां है गर्भवती महिला तथा उसके पति को आवश्यकता अनुसार अस्थायी अथवा अस्थायी परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देना। अब महिला है, उसका गर्भवती है, एंटीनेंटल केयर चल रहा है, मतलब प्रसव होने से पहले देखभाल चल रहा है, तो पहले भी प्लानिंग जो है अस्थायी और अस्थायी परिवार नियोजन का बनाया जा सकता है, और एक कार्यकर्ता के द्वारा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा ये बताया जा सकता है कि सर मैम आप जो है अपना परिवार नियोजन के लिए कुछ सोच सकते हैं, बेहतर है क्योंकि अब आपके आगे एक बच्चा होने वाले हैं, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, मतलब इसके बारे में जानकारी देना कपल को। ठीक है। तो यही होता है एंटीनेंटल केयर। समझ गए? एंटीनेंटल केयर कुछ नहीं है, बस जब तक बच्चा जन्म नहीं लिया है उससे पहले एक महिला जब गर्भ में है, गर्भ अवस्था में है, तो शुरुआत से लेकर बच्चे के जन्म होने से पहले तक जो देखभाल होगा यही एंटीनेंटल केयर आता है। इसी एंटीनेंटल केयर को गर्भ अवस्था का देखभाल भी कहते हैं। समझ गए बातें को? चलिए, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी में आपसे ये पूछेगा कि एंटीनेंटल केयर क्या होता है, क्या समझते हैं बताएं, और उसी में ए में रहेगा कि एंटीनेंटल केयर के बारे में समझाएं, और बी में रहेगा कि गर्भवती महिला, एक महिला गर्भ अवस्था में है, गर्भवती है, तो उसको प्रसव होने से पहले आप क्या क्या सलाह देंगे, यानी बच्चे को जन्म होने से पहले, जन्म देने से पहले आप क्या क्या सलाह देंगे, प्रसव के पूर्व यानी गर्भ अवस्था में एक महिला को क्या क्या सलाह देंगे। तो यह क्वेश्चन रहता है बी में। तो ए नंबर वाला अगर 2 नंबर का है तो बी नंबर वाला 8 नंबर के रहता है, इस तरीक़ा से पूछता है, और ये दोनों प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि एक गर्भवती महिला को या फिर एक प्रसव से पहले एक महिला को क्या क्या सलाह आप देंगे। ठीक है, क्या क्या एडवाइस देंगे, चलिए देखते हैं।
सबसे पहले है एंटीनेंटल एडवाइस। एंटीनेंटल एडवाइस कहने का मतलब है कि गर्भकाल के दौरान गर्भवती महिला को निम्नलिखित सलाह देनी चाहिए। एक महिला है, ठीक है, एक महिला है, वह गर्भवती है यानी गर्भ अवस्था में है, तो उस दौरान क्या क्या सलाह देनी चाहिए, चलिए जो है हम लोग देखते हैं। पहला जो सलाह होता है वह पोषण से संबंधित सलाह होता है, ठीक है। कोई भी महिला है, गर्भ अवस्था में है, वह प्रसव से पहले उसको पोषण का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, समझ गए। पोषण का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। यही कारण है कि आप देखते होइएगा कि एक गर्भवती महिला को काफ़ी जो है फल फूल उसके जो मन होता है उसको खिलाया जाता है। उससे जो है आयरन का गोली हो गया, कैल्शियम का गोली हो गया, फॉलिक एसिड का गोली हो गया, विटामिन डी का गोली हो गया, और मांस मछली फल फूल काफ़ी ज़्यादा उसे खिलाया जाता है ताकि उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। क्योंकि डिमांड जो है उसके बॉडी का बढ़ जाता है, क्योंकि उसको खुद के साथ साथ उसके अपने बच्चों को भी पोषण देना रहता है, और जो पेट में पल रहे बच्चा होता है वह माँ से ही अपना जो है सब चीज़ प्राप्त करता है। तो ऐसे में एक महिला को अपना बॉडी के साथ साथ अपने बच्चे को भी गर्भ में जो बच्चा है उसको भी डिमांड पूरा करना पड़ता है। तो उसके लिए उसे पोषण का बहुत ज़्यादा अतिरिक्त पोषण का ज़रूरी पड़ जाता है। तो उस दौरान पोषण से संबंधित सलाह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला जो एंटीनेंटल केयर में जो सलाह देंगे या फिर गर्भ अवस्था में जो सलाह देंगे वह सलाह यही होगा कि जो है पोषण से संबंधित सलाह। अब पोषण से संबंधित सलाह में देख लीजिए क्या क्या होगा। गर्भ अवस्था के दौरान उपयुक्त पोषण के अभाव से भ्रूण की वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। मानिए एक महिला गर्भ अवस्था में है, उसको अच्छे से पोषण न्यूट्रिशन ना मिलेगा, अच्छे से ताकत पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, तो उसका बॉडी तो डिमांड पूरा नहीं ही करेगा। और जब उसका बॉडी में चीज़ें नहीं मिलेगा तो वह अपने बच्चे को कहाँ से देगा, और जब बच्चे को नहीं मिलेगा तो बच्चे का जो विकास है, जो वृद्धि है गर्भ में, वह कम जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। जिससे होगा ये कि भ्रूण कुपोषित हो सकता है। इससे बचने के लिए गर्भवती महिला को पोषण से संबंधित निम्न सलाह देनी चाहिए। तो एक महिला को आप चाहते हैं कि महिला से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके अंदर पल रहे बच्चे हैं, और वह बच्चा अगर स्वस्थ रहे तो उसके लिए आपको अच्छे पोषण की सलाह देना ज़रूरी है, वरना इसके कमी से बच्चा भ्रूण जो है वह कुपोषित हो जाएगा। और जब बच्चा अंदर भ्रूण जब कुपोषित होगा तो वही देखते होइएगा कि कोई बच्चा का तालू कट जाता है, कोई बच्चा का ओठ कटा रहता है, किसी बच्चा का एक पैर काम ही नहीं करता है, एक हाथ ही नहीं काम करता, या फिर गूंगा जन्म लेता है। तो ये सब इसी सब का देन है कि अच्छे से देख रेख नहीं होता है, या फिर जीनेटिक्स कारण भी बन जाता है, समझ गए। तो आप पोषण में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो पोषण में आपको विटामिन लवण का ध्यान रखना पड़ेगा। पोषण में विटामिन और लवण का ध्यान रखने का कहने का मतलब है कि आपको जैसे जैसे स्रोत से विटामिन्स, जैसे विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये चारों विटामिन एक महिला के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रेगनेंसी में। तो आपको चारों विटामिन कहाँ कहाँ से मिलेगा इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप विटामिन डी देना चाहते हैं तो दूध दीजिए, दही दीजिए, ठीक है, अंडा दीजिए, मछली दीजिए, पनीर दीजिए, इन सब से विटामिन डी मिलेगा। और यह विटामिन डी महिला को मजबूती के साथ साथ में उसके बच्चे को भी हड्डी के निर्माण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए विटामिन डी जरूरी है। आगे पोषण के ज़रूरी में होता है कि एक महिला प्रेगनेंसी के दौरान जो है उसे रक्त की काफ़ी ज़्यादा कमी होता है, ठीक है। एक महिला इसी कारण से देखते होइएगा कितना महिला का सूजन भी आ जाता है बॉडी में प्रेगनेंसी में, क्यों, क्योंकि उससे गर्भकाल में एनीमिया का कंडीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस दौरान उसे डेली 5 से 10 mg फॉलिक एसिड की गोली देनी चाहिए, और साथ में कुछ ऐसे आहार देना चाहिए जो बॉडी में आयरन और फॉलिक एसिड की मात्रा को क्या करे, भरपूर बनाए रखे। जैसे दाल हो गया, हरी पत्तेदार सब्जी, पालक, सीडलस, ये सब देनी चाहिए ताकि एनीमिया से बचा जाए, ठीक है। आगे है गर्भ अवस्था के दौरान महिला को प्रतिदिन 1000 से 1200 mg कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए आहार में दूध अंडों का उपयोग किया जाता है। यही विटामिन डी का, समझ रहे हैं। तो क्या क्या समझे, विटामिन डी कहाँ कहाँ से देंगे पता हो गया, ठीक है। फॉलिक एसिड आयरन भी जरूरी हो जाता है, तो वो कहाँ कहाँ से मिलेगा पता हो गया, ठीक है। और यही है, गर्भवती महिला को आयरन की कमी से रक्ताल्पता होने की संभावना होती है, तो आप इसको रक्ताल्पता से बचाने के लिए पालक दीजिए, फॉलिक एसिड आयरन की गोली दे सकते हैं प्रतिदिन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को करके ये सब पोषण है। या फिर आप भोजन के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ है जहाँ से भरपूर आयरन फॉलिक एसिड मिल सकता है, फल फूल दीजिए। तो इन सब से जो है एक महिला को अच्छे जो है लवण, विटामिन, खनिज मिलेगा, ठीक है, जो उसके बच्चे और उसके लिए महत्वपूर्ण है। आगे आता है प्रसव पूर्व व्यायाम।
अब प्रसव पूर्व व्यायाम से एक महिला को काफ़ी ज़्यादा व्यायाम हल्का फुल्का करवाते रहना चाहिए, ठीक है। और महिला को पर्याप्त आराम भी दिलाना चाहिए। कम से कम एक प्रेगनेंसी महिला को 8 घंटे नींद जरूर लेनी चाहिए, एकदम रिलैक्स से, समझ गए। व्यायाम और आराम गर्भ अवस्था के दौरान एक महत्वपूर्ण बात जो है चीज़ें हैं। गर्भवती महिला को चिकित्सक की सलाह से हल्के व्यायाम करने चाहिए। तो व्यायाम और आराम दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे है शारीरिक स्वच्छता। एक महिला को शारीरिक स्वच्छता रखना चाहिए, ठीक है। वो अपने त्वचा को हमेशा गंदी से बचाए, ठीक है। इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है तो इनसे बचाए। एक महिला को ढीली ढाली वस्त्र पहनाए, ठीक है, ताकि उसे आराम महसूस हो सके। उसके स्नान के दौरान स्तनों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निपल को सूखने से बचाना चाहिए क्योंकि इस दौरान निपल काफ़ी ड्राइनेस हो जाता है। आगे है स्वास्थ्य शिक्षा देना। एक महिला को गर्भ के दौरान होने वाली जितने भी चिंता है, चाहे उसको बच्चे से रिलेटेड हो, चाहे खुद से रिलेटेड हो, चाहे डिलीवरी से रिलेटेड हो, इन सब के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। अब स्वास्थ्य शिक्षा में यह जानकारी होनी चाहिए कि अगर योनि से रक्तस्राव हो तो उससे कैसे हम निपटेंगे, सिर दर्द होने पर क्या करेंगे, अधिक उल्टियाँ होने पर कैसे लड़ेंगे, बुखार आने पर क्या करेंगे, ठंड लग रहा है तो क्या करेंगे, मूत्र विसर्जन के दौरान अगर समस्या है तो क्या करेंगे। तो यह सब जो है आपको बताना पड़ता है, स्वास्थ्य शिक्षा में एक महिला को बताना पड़ता है प्रसव से पहले। इन लक्षणों में अगर कोई भी समस्या हो तुरंत डॉक्टर से भी सूचित करें। आगे है मानसिक सहारा देना। अब आराम और व्यायाम के बाद अब आता है कि मानसिक सहारा देना। एक महिला को मानसिक सहारा क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो एक महिला को मानसिक सहारा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि महिला जब प्रेगनेंसी में रहती है तो उस दौरान उससे अपने बच्चे से संबंधित कई शंकाएं और भय होता है। क्या होता है कि हमारा बच्चा कैसे जन्म लेगा, हमारा बच्चा अंदर कैसा है, हमारा बच्चा को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, डिलीवरी कैसे होगा, कोई कष्ट तो नहीं होगा, मेरे बच्चा सही से तो आ जाएगा। तमाम ऐसे जो है मन में भय और शंका डिलीवरी और बच्चे से रिलेटेड बना रहता है। तो इन सभी चीज़ों को संतुष्टि से प्रश्न दे, महिला को सहारा दे, ठीक है, और अच्छे से उससे जो है आराम देकर उससे उसके बातों को सुनना चाहिए और उसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट हो उससे दूर करना चाहिए, ठीक है। तो ये मानसिक सहारा से अच्छा बनता है उसका देख रेख, ठीक है। आगे है प्रसव पूर्व देखभाल के उद्देश्य। अभी मैंने बता दिया, ठीक है, अभी मैंने प्रसव पूर्व देखभाल आपको अच्छे से बता ही दिया। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, ये सारा चीज़ मैंने बता दिया। तो ये सारे चीज़ों को महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा देना, आराम और व्यायाम के बारे में जानकारी देना, पोषण के बारे में जानकारी देना, ठीक है, स्वच्छता के बारे में जानकारी देना। उसके बाद आता है आपको स्वच्छता के बारे में हो गया, आराम और व्यायाम हो गया, ठीक है, पोषण हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, समझ गए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप एक महिला को जो प्रेगनेंस में है उसको आप ये सारे चीज़ें प्रसव पूर्व कर सकते हैं देखभाल इस प्रकार से, समझ गए। तो इन सारे चीज़ों को मैंने बता दिया, उद्देश्य भी बता दिया, आपको उद्देश्य भी लिखना पड़ेगा और एंटीनेंटल केयर होता क्या है ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यह एक डिजीज है तो इसके कारण, लक्षण और निदान सब चीज़ लिखना पड़ेगा। चलिए एक एक करके हम लोग लिखेंगे, देखते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता क्या है। माय डियर, यह श्रोणि सूजन की बीमारी या देखिए श्रोणि सूजन की बीमारी या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID महिलाओं के प्रजनन अंगों में होने वाला संक्रमण है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज या इसी को हिंदी में श्रोणि सूजन की बीमारी यानी श्रोणि के सूजन की बीमारी कहते हैं, यह जो होता है यह महिलाओं के फीमेल में जो प्रजनन अंग होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, उसमें संक्रमण होता है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव महिलाओं के अंग है, तो पता होना चाहिए यूट्रस है, वेजिना है, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ओवरी है, यह सब क्या है महिलाओं के प्रजनन अंग है। तो इन सभी में किसी में अगर सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कहते हैं। यह श्रोणि प्रदाह मतलब पेल्विक रीजन में जो फीमेल का ऑर्गेन होता है जो प्रजनन में हिस्सा लेता है, उसमें कोई भी इन्फ्लामेशन होगा तो वह PID के अंदर ही आएगा, ठीक है। यह आमतौर पे तब होता है जब यौन संचारित बैक्टीरिया मतलब STD रोग के कारण योनि में यानी वेजिना में
वैजिना से यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब या अंडाशय तक फैल जाता है। यह तब होता है आमतौर पे जब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो रोग होता है उसमें जो बैक्टीरिया है वह बैक्टीरिया जो है योनि के रास्ते यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में और अंडाशय तक फैल जाता है, यह संक्रमण, तब जाके यह समस्या होता है। ठीक है। श्रोणी अंगों मतलब श्रोणी अंग मतलब पेल्विक रीजन या पेल्विक ऑर्गेन का प्रदाह को श्रोणी प्रदाह कहते हैं। यानी श्रोणी अंग मतलब पेल्विक जोन जोन से ऑर्गेन श्रोणी में है, पेल्विक में है, उसका इन्फ्लामेशन ही श्रोणी प्रदाह रोग कहलाता है। ठीक है। श्रोणी प्रदाह रोगों के लिए निम्न शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ ऐसे आप लोग जानते हैं कि इन्फ्लामेशन को हम लोग आइटिस जो है लगा के देखते हैं, आइटिस जोड़ कर लिखते हैं तो वह इन्फ्लामेशन बन जाता है किसी भी चीज़ का। तो इसी प्रकार से हम लोग श्रोणी प्रदाह में रोगों में निम्न शब्दावली का प्रयोग करते हैं। मतलब नीचे दिया गया टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इंग्लिश है और इसके नीचे यह दिया गया है। सबसे पहले देख लीजिए, फिगर के माध्यम से आप लोग देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे यह एक जो है यह पेल्विक में यह जो है शिफ्ट होता है। ये टोटल ऑर्गेन जो आप देख रहे हैं यह पेल्विक में मौजूद होता है, श्रोणी में। अब होता है कि श्रोणी में किसी भी माध्यम से संक्रमण होता है तो वह जो है या तो आपके जो ये ओवरी है, ये ओवरी है, इसमें इन्फ्लामेशन कर देगा तो यह नॉर्मल ओवरी है। जबकि यहाँ पे देख सकते हैं सूजन के बाद ऐसा हो गया है तो यह इन्फ्लामेटेड ओवरी है। यह फैलोपियन ट्यूब है तो देख सकते हैं इधर फैलोपियन ट्यूब मोटा हो चुका है, सूजन हो चुका है। उसी प्रकार से इधर देखिए यह जो है हमारा यूट्रस है, यूट्रस गर्भाशय का यह जो है लेयर है। तो यह गर्भाशय के लेयर में भी जो है इन्फ्लामेशन से देख सकते हैं यह मोटा हो गया है, जबकि यह जो है नॉर्मल है और यह थोड़ा सा मोटा दिख रहा होगा। तो यह यूट्रस में, ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में, सर्विक्स में, यह सब जो है पेल्विक में शिफ्ट रहता है। और पेल्विक में जिस भी ऑर्गेन में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसे PID के नाम से ही जानते हैं। समझ गए चीज़ों को। चलिए फिगर के माध्यम से देख लिए। अब जो निम्न जो शब्द का उपयोग किया जाता है PID रोग में, जैसे सर्विक्स का अगर इन्फ्लामेशन है तो उसे सर्विसाइटिस कहा जाता है। क्या चीज़ कहा जाता है? सर्विसाइटिस। सर्विक्स में एक्स को हटाकर आइटिस जोड़ दिया गया है तो यह सर्विसाइटिस हो गया है, यानी ग्रीवा का सर्विक्स का इन्फ्लामेशन पहला। दूसरा है यूट्रस का इन्फ्लामेशन को इंडोमेट्राइटिस कहते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस को इंडोमेट्राइटिस कहते हैं। इंडोमेट्राइटिस मतलब यूट्रस के आंतरिक लेयर में इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अंडवाहिनी मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इसे सल्पिनजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्पिनजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्पिनजाइटिस कहते हैं। याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को सल्पिनजाइटिस कहते हैं। ठीक है, सल्पिनजाइटिस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब तो सल्पिनजाइटिस कहते हैं। ओके। अब आप लोग एक साइड में देखें हैं कि ओवरी में इन्फ्लामेशन होता है तो ओवरी में इन्फ्लामेशन को ओफिराइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ देख लीजिए, ओफराइटिस। ठीक है, ओफराइटिस, इसको ओफराइटिस कहिए। ओ से ओवरी और ओ से ओफराइटिस। ओके। और अन्य ऊतकों का पर्दा यानी जो पेल्विक है, पेल्विस के आसपास के जो है एरिया में अगर जो पेल्विस के आसपास के ऊतकों में अगर कोई इन्फ्लामेशन, सूजन होता है तो उसे पैरामेट्रिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामेट्रिटिस्क कहते हैं। ठीक है, पैरामेट्रिटिस्क कहते हैं। याद रखिएगा, पैरामेट्रिटिस्क कहते हैं। ठीक है, पैरामेट्रिटिस्क कहते हैं जो आसपास के ऊतकों में पेल्विक के सूजन होते हैं। तो यह सब पांचों याद रखिएगा। यह पांचों जो है पेल्विक में मौजूद होता है। पेल्विक में मौजूद होने वाला प्रजनन अंग है। सर्विक्स का सर्विसाइटिस होता है। गर्भाशय यूट्रस का इंडोमेट्रियाइटिस होता है, इंडोमेट्राइटिस होता है। और फैलोपियन ट्यूब का सल्पिनजाइटिस होता है और सल्पिनजाइटिस होता है। ओवरीज का ओफराइटिस होता है। और अन्य ऊतकों का पर्दाह यानी पेल्विस ऑर्गेन के आसपास के ऊतकों में पर्दाह को पैरामेट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यह हो गया 5 बीमारी जो होता है प्रजनन अंगों में। अब इसके होने के क्या कारण है माय डियर?
यह होने के क्या कारण है? तो चूँकि हम लोग देखे हैं कि संक्रमण भी हो सकता है, ठीक है। तो संक्रमण में जो जीवाणु, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसका मुख्य जो इन्फेक्शन होता है, वह मुख्य जीवाणु जो होता है वह नाइसेरियाई गोनेराई होता है। कौन सा? यह एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। यह जो है जीवाणु जो होता है यह क्या करता है? गोनेरिया रोग जो है इससे होता है। तो यह नाइसेरियाई गोनेराई जो है मुख्य रूप से जीवाणु उत्तरदायी होता है PID के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। मुख्य जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वह नाइसेरियाई गोनेराई ही होता है, ठीक है, पहला। अब अन्य जीवाणु भी हो सकता है। मुख्य जीवाणु तो नाइसेरियाई गोनेराई हो गया, ठीक है, लेकिन कुछ अन्य जीवाणु भी हो सकता है, जैसे ई कोली, स्ट्रेप्टोकोकी, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, और स्यूडोमोनास। तो यह सब अदर जीवाणु, अदर बैक्टीरिया है, ओके। तो जीवाणु में एक मुख्य बैक्टीरिया है और एक अन्य जीवाणु है। मुख्य जीवाणु में एक ही है, नाइसेरियाई गोनेराई, ठीक है, और अन्य जीवाणु में ई कोली, स्टेफाइलोकोकी, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकी, स्यूडोमोनास, यह सब अन्य जीवाणु हैं जिसके कारण PID हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो कारण में जीवाणु देख लिए। अब अन्य कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे IUD, ठीक है, इंट्रा यूटेरिन डेथ। इसका जो है आप लोग को पता होना चाहिए। एक होता है IUD इंट्रा यूटेरिन डेथ भी होता है, और एक होता है आपका IUD, ठीक है, एक होता है IUD इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, ठीक है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। तो अगर माने गए कोई गर्भ से बचने के लिए जो है IUD का उपयोग करती है महिला, तो उसमें यह डिजीज जो है उसके यूट्रस को इन्फ्लामेटेड कर सकता है, ठीक है। तो IUD का उपयोग एक कारण बन सकता है। एबॉर्शन, गर्भपात कराना भी कारण बन सकता है। D&E प्रोसीड्यूर, D&E का मतलब होता है डिलेशन एंड इवैक्यूएशन प्रोसीड्यूर। अब हम आपको पढ़ा चुके हैं कि डिलेशन एंड इवैक्यूएशन प्रेरण विधि होता है, ठीक है ना, जो यह एक आपके गर्भपात का ही यह एक प्रोसीड्यूर विधि होता है, ठीक है, स्वप्रेरण, ठीक है ना, यह जो है प्रेरित विधि होता है जो एबॉर्शन के पता होनी चाहिए। यह जो है इसके करने से भी, एबॉर्शन से भी, IUD के प्रयोग से भी, या फिर मूत्र मार्ग के संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी यह चीज़ें हो सकता है। लंबे समय तक कैथेटर का इस्तेमाल, अगर लंबे समय से प्रोलॉन्ग अगर कोई कैथेटर का इस्तेमाल करता है। अब कैथेटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अभी 3rd ईयर में आ गए तो आपको पता होना चाहिए कि कैथेटर का इस्तेमाल या तो कोई दवाई देने के लिए या फिर मूत्र को बाहर निकालने के लिए मूत्राशय से जो है लगाया जाता है। तो लंबे समय से अगर कैथेटर का इस्तेमाल हो रहा है तो यह भी समस्या कर सकता है। मूत्र मार्ग में संक्रमण है, यह भी समस्या कर सकता है, ठीक है। पेल्विक अब्सेस, पेल्विक घाव, पेल्विक रीजन में कोई घाव है, ठीक है ना, पेल्विक में कोई घाव है पहले से, तो यह भी जो है इन्फ्लामेट कर सकता है। अनहाइजीनिक मतलब अस्वच्छता, गंदी रहना, यह भी कारण हो सकता है। एंड पेल्विक रीजन के सर्जरी भी कारण जो है बन सकता है। तो यह सब जो है कारण है, बहुत ज़्यादा कारण नहीं है, बस आपको जीवाणु में, मुख्य जीवाणु में एक है नाइसेरियाई गोनेराई, और आगे के जीवाणु में, अन्य जीवाणु में याद करना है। और अन्य कारण भी हो सकता है, जैसे IUD का उपयोग करना, गर्भपात, एबॉर्शन करवाना, D&E प्रोसीड्यूर, ठीक है, डिलेशन एंड इवैक्यूएशन प्रोसीड्यूर, मूत्र मार्ग का संक्रमण, लंबे समय तक कैथेटर का इस्तेमाल, श्रोणी यानी पेल्विक क्षेत्र में घाव होना, अनहाइजीनिक मतलब अस्वच्छता यानी गंदे रहना, श्रोणी का सर्जरी, पेल्विक रीजन का सर्जरी, यह सब कारण जो है PID हो सकता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है अब माय डियर लक्षण आ गया, लक्षण एवं सिम्टॉम, लक्षण, साइन एंड सिम्टॉम्स। अब चूँकि PID होने पर क्या क्या पेशेंट को हो सकता है, तो माय डियर बुखार आ सकता है। चूँकि ये इन्फ्लामेशन में बुखार आम बातें होता है, क्यों? क्योंकि बुखार, जो इन्फ्लामेशन होता है उसमें सूजन होता है, दर्द होता है, लालिमा होता है, तो उसमें दर्द होने पर तो बुखार आ ही जाता है, नॉर्मल सी बातें होता है, ठीक है, तो बुखार होगा। उसके बाद जो योनि है, योनि से बदबूदार सिक्रेशन आएगा। चूँकि पेल्विक रीजन में यूट्रस का हो गया, या आपके वेजिनाइटिस जो हो गया, या सर्विसाइटिस हो गया, यह सब जो है सिक्रेशन में रोल निभाता है। तो जो सिक्रेशन आएगा योनि से वह बदबूदार हो सकता है, ठीक है।
पेल्विक क्षेत्र में पेन करेगा, श्रोणि में दर्द होगा, कब्ज जो है हो सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिसेंस मतलब यूरिन में जो है असंयम हो सकता है, और उसके बाद डिसयूरिया मूत्र त्यागने में दर्द हो सकता है। तो यह सब लक्षण है माय डियर, लक्षण याद रखिएगा। कोई भी बीमारी का लक्षण इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ भी बुखार होना, योनि यानी भैजिना से बदबूदार शराब आएगा, पेल्विक में पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन कब्ज होगा, यूरिन रुक जाएगा, और डाइसूरिया मतलब यूरिन त्यागने में कठिनाई होगा। तो यह सब जो है आपके लक्षण हो गए, ठीक है। आगे देखिएगा, डायग्नोसिस है, निदान है। निदान में है लक्षणों की जांच, एग्जामिनेशन ऑफ सिम्टम्स। लक्षणों, सबसे पहला कोई भी बीमारी होता है तो उसमें पेशेंट का इतिवृत्ति लिया जाता है, ठीक है। उसमें पेशेंट का संक्रमण है तो ब्लड जांच एकदम मस्ट कराया जाता है, जो है लक्षणों की जांच की जाती है। तो यह सब बेसिक है, हर एक बीमारी में लिख देंगे, ठीक है। आगे है एक्सरे कराया जाएगा पेल्विक रीजन का, यूएसजी कराया जाएगा, ठीक है। योनि परीक्षण वैजिनल का एग्जामिनेशन कराया जाएगा, सीटी स्कैन भी कराया जा सकता है, एंड ग्राम स्टेनिंग भी हो सकता है। तो यह सब आपके कुछ टेस्ट होते हैं। यह टेस्ट सब आप बहुत सारे बीमारी में देखते आ रहे हैं कि लक्षणों की जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, वैजिनल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग और वैजिनल एग्जामिनेशन यही तो दो नए हैं, बाकी तो सब पुराना ही है, हर एक बीमारी में लगभग लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग डायग्नोसिस देख लिए, निदान देख लिए माय डियर। तो अब हम बीमारी को क्या करेंगे, प्रबंध करेंगे। प्रबंध मतलब देख रेख, मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, श्रोणि प्रदाह रोग से बचने के लिए असुरक्षित अंतः गर्भाशय गर्भ निरोधक IUD के उपयोग से बचना चाहिए। सबसे पहला प्रबंध में ये लिखेंगे कि अगर किसी को IUD के प्रयोग के कारण अगर पेल्विक रीजन में दर्द है या पेल्विक रीजन में प्रॉब्लम, सूजन है, तो उसको असुरक्षित तरीके से IUD जो है उपयोग करने से बचना चाहिए। यह सब कंडीशन में लागू नहीं होता है, चूँकि IUD जो है बहुत जो है कॉम्प्लिकेशन भी देता है, समझ गए। क्यों? क्योंकि IUD तो यूट्रस के अंदर शिफ्ट किया जाता है ना, तो जाहिर सी बात है दिक्कत देगा ही देगा। असुरक्षित एवं अनुचित गर्भपात, इलीगल एवर्सन नहीं कराना चाहिए कभी भी। असुरक्षित तरीके से या अनुचित तरीके से यानी इलीगल तरीके से किसी को गर्भपात नहीं कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्भपात तो करा देते हैं, लेकिन यह गर्भपात बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन दे देते हैं, और उसी में से एक कॉम्प्लिकेशन PID होता है, जो एवर्सन के कारण हो सकता है कि पेल्विक रीजन में किसी में इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। चाहे यूट्रस में, चाहे फैलोपियन ट्यूब में, किसी में भी जो आप देखें ऊपर में, किसी में हो सकता है। तो कभी भी असुरक्षित और अनुचित तरीके से एवर्सन नहीं करवाना चाहिए। श्रोणि की स्वच्छता को बनाए रखनी चाहिए हमेशा। पेल्विक को हमेशा क्या करना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। जटिल एपेंडिसाइटिस से बचना चाहिए, ठीक है। अब जटिल एपेंडिसाइटिस का मतलब है कि अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन ही, अपेंडिक्स जो होता है ना, अपेंडिक्स, इसी का इन्फ्लामेशन तो एपेंडिसाइटिस कहलाता है। तो एपेंडिसाइटिस से बचना चाहिए, कि एपेंडिसाइटिस ना हो तो बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट है, संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रोफाइलाइटिक एंटीबायोटिक देनी चाहिए, जैसे क्लिंडामाइसिन, जेंटामाइसिन, डॉक्सीसिलिन, ठीक है। महिलाओं में ज़्यादातर जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए कि महिला के अगर यूट्रस में हो या वैजिना में हो या सर्विक्स में हो या सेल्पेंजाइटिस यानी फैलोपियन ट्यूब में, कोई भी पेल्विक रीजन में अगर इन्फेक्शन के कारण प्रॉब्लम है, तो प्रोफाइलाइटिक एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे क्लिंडामाइसिन हो या जेंटामाइसिन हो या डॉक्सीसिलिन हो। यह सब एंटीबायोटिक है जो महिलाओं के पेल्विक रीजन में प्रॉब्लम के लिए दिया जाता है। छठा है, पेल्विक में जख्म होने पर मवाद का चूषण किया जाना चाहिए। अगर पेल्विक में घाव बन चुका है, वहाँ पे पस भर चुका है, तो वो उससे जो है क्या करेंगे, सक्शन करके मवाद को बाहर निकाल देंगे। अब ऐसा सक्शन के मतलब नहीं है कि मुंह से सक्शन करेंगे घाव को और मवाद को निकालेंगे। सक्शन मतलब होता है क्या, कि उसमें से खींचना, निकालना, चूसना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चूसना का मतलब मुँह से ही चूसना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मवाद को निकालेंगे, सक्शन करेंगे।
दर्द को कम करने के लिए दर्दनाशक औषधि देंगे। चूँकि पेल्विक रीजन में प्रॉब्लम होने पर दर्द करता है, फीमेल के प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है, पेल्विक रीजन में दर्द होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दर्द को हो रहा है तो दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक दवाइयाँ यानी दर्द निवारक जो है दवाइयाँ देनी चाहिए। ठीक है। 8वां है गंभीर पीआईडी मामले में उदरीय हिस्टेरेक्टोमी, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी एवं बाइलेटरल सल्पिंग उफ्रेक्टोमी, बाइलेटरल सल्पिंगो उफ्रेक्टोमी की जाती है। अब देखिए सल्पिंगो उफ्रेक्टोमी का मतलब क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब और ओवरी का जो है सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है। ठीक है। एक कब जब गंभीर हो जाए पीएडी के मामले में तब किसके जरिए तो एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी के जरिए जो है बाइलेटरल सल्पिंग उफ्रेक्टोमी जो है की जाती है, जिसमें उफ्रेक का मतलब है कि ओवरी का सर्जरी के द्वारा हटाना और सल्पिंगो का मतलब है कि फैलोपियन ट्यूब को हटाना। ठीक है। तो सल्पिंगोटोमी फैलोपियन ट्यूब का हटाना, उफ्रेक्टोमी ओवरी को सर्जरी द्वारा हटाना, तो यही बाइलेटरल किया जाता है। समझ गए। रोगी को इनटेक और आउटपुट चार्ट तैयार करनी चाहिए। ओके। एंड 10वां है माय डियर कि रोगी को पेरेनियल देखभाल प्रदान करनी चाहिए, वह योनि स्राव को नियमित रूप से साफ करनी चाहिए। और फीमेल का जो गुप्तांग होता है पेरेनियल रीजन, उससे जो है हमेशा देखभाल करती रहनी चाहिए और योनि से भेजिना से कोई भी सिक्रेशन होने पर उसे साफ रखे, स्वच्छ रखना चाहिए ताकि यह इन्फेक्शन और ज़्यादा न हो। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। ओके। 11 नंबर का माय डियर देखिएगा, रोगी को अपने पार्टनर की यौन जनित रोगों की जाँच करवानी चाहिए। और रोगी को अगर मान गए कोई फीमेल रोगी है, उसको पीआईडी का रोग है, मतलब उसके पेल्विक इन्फ्लामेटरी का कोई भी डिजीज है, तो उसको अपने पार्टनर को भी मतलब मेल पार्टनर को भी कहना चाहिए कि आप जो है अपने यौन जनित रोगों की जांच करवाइए। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का जांच आप भी करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि फीमेल तो ग्रसित हो ही चुका है और हम लोग जानते हैं कि नाइसेरियाई गोनेराई इसका मुक्त संक्रमण होता है। तो नाइसेरियाई गोनेराई क्या है? नाइसेरियाई गोनेराई जो है गोनेरिया उत्पन्न करता है। जो गोनेरिया एक एसटीडी ही रोग है, यौन संचारित ही रोग है जो क्या करता है, यौन रोग फैलाता है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से एक फीमेल को अगर पीआईडी रोग है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि अपने मेल पार्टनर को भी जो है यौन जनित रोगों का जांच करवाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस फीमेल का रोग उसके मेल में भी जो है रिलेशन बनाने में, संपर्क में आने से जो है उसके मेल पार्टनर को भी तो ना हो गया हो यह रोग, तो यह जो है उसे करना चाहिए। ठीक है। 12 है D&E प्रोसीड्यूर के बाद 1 सप्ताह तक जो है डैश की क्रिया नहीं करनी चाहिए। D&E का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि D&E प्रोसेस एक ऐसा प्रोसीड्यूर है जो एबॉर्शन में जो है किया जाता है। एबॉर्शन का मतलब है गर्भपात। ठीक है। और D&E वही होता है डिलेशन एंड इवैक्यूएशन। ठीक है। स्वप्रेरण विधि। ठीक है। स्वप्रेरण विधि होता है, यह जो है आपको गर्भपात का यह एक प्रोसीड्यूर है D&E। तो कभी भी गर्भपात के बाद जो है 1 सप्ताह के बाद ही जो है संभोग जो है करनी चाहिए। 1 सप्ताह से जो है 1 सप्ताह तक संभोग नहीं करनी चाहिए। तो यह जो है आपके 12 प्रबंध है पीआईडी रोगों के लिए। तो कोई भी अगर पीआईडी के बारे में आपसे पूछे तो सीधा बताइएगा कि पीआईडी का मतलब होता है कि पेल्विक रीजन में जो भी फीमेल का ऑर्गेन है उसमें इन्फ्लामेशन होना ही पीआईडी कहलाता है। एज फॉर एग्जांपल सर्विक्स में इन्फ्लामेशन सर्विसाइटिस, यूट्रस के आंतरिक में इंडोमेट्राइटिस। ठीक है। उसी प्रकार से फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन सल्पेंजिजाइटिस। ठीक है। सल्पेंजिजाइटिस मैं समझ गए ना। ओवरी का उफ्राइटिस। तो यह सब जो है आपके इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के जरिए इन्फ्लामेशन होता है और इन्फ्लामेशन के मतलब क्या होता है पता होना चाहिए कि सूजन होना, दर्द होना। ठीक है। उस जगह पर लाल ललीमा होना, तो यह सब जो है आपके इन्फ्लामेशन के अंदर आता है। ठीक है। और पेल्विक रीजन में अगर ये इन्फ्लामेशन होता है तो उसी को हम लोग पीआईडी कहते हैं। ओके, समझ गए। आपके सामने सूतिका अवस्था का संक्रमण, इसी को हम लोग प्यूरिपेरल इन्फेक्शन कहते हैं।
प्यूरिपेरल इन्फेक्शन जो होता है इसी को प्यूरिपेरल सेप्सिस कहिए या प्यूरिपेरल इन्फेक्शन कहिए, बात वही होगा, समझ गए। हिंदी में सूतिका अवस्था का संक्रमण होता है। सूतिका अवस्था क्या होता है? तो बच्चा के जन्म के बाद का जो समय होता है एक महिला के लिए वह सूतिका अवस्था ही होता है, जो कि 4 से 6 सप्ताह का समय होता है प्रेग्नेंट बच्चे को जन्म देने के बाद। यही 4 से 6 सप्ताह में जो है महिला के जो जननांग है वहाँ से डिस्चार्ज होते रहता है बच्चे के जन्म के बाद। तो इस अवस्था में संक्रमण का खतरा भी होता है, उसी को हम लोग प्यूरिपेरल इन्फेक्शन या प्यूरिपेरल सेप्सिस कहते हैं, ठीक है। इसके कारण को बताना है, इसके लक्षण को बताना है, इसके मैनेजमेंट को बताना है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले समझिए ये होता क्या है। तो उम्मीद है बता ही दिए कि प्रसव की जटिलताओं कॉम्प्लिकेशन के कारण जनन मार्ग में होने वाला संक्रमण सूतिका अवस्था का संक्रमण कहलाता है। देखिए किसी का लेबर हो गया, समझ गए, किसी का लेबर हो गया मतलब बच्चे जन्म हो गया, बच्चा जन्म शिशु जन्म ले चुका, लेने के बाद अब कहीं ना कहीं प्रसव में कुछ ऐसा दिक्कत आया होगा या सही से प्रसव में सावधानियां नहीं रखा गया होगा, तो वहाँ पे जो है एक कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, एक जटिलता आता है, और उन जटिलता के कारण जो है जनन मार्ग में संक्रमण हो जाता है, जो आपको बच्चे के जन्म के बाद जो है 4 से 6 सप्ताह के अवस्था में जो है देखने को मिल सकता है, हो जाता है। तो यह जो है आपके क्या कहते हैं, सूतिका अवस्था का संक्रमण कहते हैं, समझ गए। कारण क्या होता है? तो संक्रमण उत्पन्न करने वाले जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। अब जननांगों में जो संक्रमण उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो 2 प्रकार के हैं। पहला है एंडोजीनस ऑर्गेनिज्म। पहला क्या है? एंडोजीनियस ऑर्गेनिज्म। एंडोजीनियस के मतलब क्या होता है? आंतरिक वाला, समझ गए। ये जीवाणु रोगी के अंदर ही पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं को जो है वृद्धि करने के लिए उपयुक्त वातावरण शरीर के अंदर ही मिल जाता है। तो जो एंडोजीनियस ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जो फीमेल है, फीमेल के बॉडी के अंदर ही जो है ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ये सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, इसीलिए इसे एंडोजीनियस ऑर्गेनिज्म कहा गया है। अब ये होता यह है कि बॉडी में ही यह वृद्धि करने लगता है, क्योंकि बॉडी में ही वृद्धि करने के लिए इसे जो वातावरण चाहिए वह वातावरण उस दौरान मिल जाता है, जो बच्चे के जन्म के बाद होना चाहिए, वह जो है संक्रमण के लिए उपयुक्त होता है, संक्रमण फैलने के लिए, ठीक है। अब इस वातावरण में ये जीवाणु इंडोजीनियस वाला अपना वृद्धि करने लगता है, संक्रमण बढ़ाने लगता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकी एनारोबिक, ई कोली, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रेडियम बेल्की, क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी या फिकली जो होता है, यह सब जीवाणु के नाम है। स्ट्रेप्टोकोकी, ई कोकी, ठीक है, ई कोली, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रेडियम बेल्की, क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी, फिकल, ये सब जो है आपके नाम होते हैं किसका? इंडोजेनियस जीवाणु का, जो शरीर के अंदर संक्रमण पैदा कर देते हैं, ठीक है। आगे है दूसरा है एक्सोजेनियस ऑर्गेनिज्म। एक्सोजेनियस जो वातावरण के बाहर मौजूद होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जीवाणु किसी माध्यम द्वारा बाहर से शरीर के अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं। इस प्रकार के जीवाणु अधिकतर ड्रॉपलेट संक्रमण व स्पर्श आदि द्वारा फैलते हैं। तो जो एक्सोजेनियस जो ऑर्गेनिज्म होता है, तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ें देख लिए कि जो एक्सोजेनियस जो ऑर्गेनिज्म है यह वातावरण से बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, और इस प्रकार के जीवाणु अधिकतर ड्रॉपलेट संक्रमण व स्पर्श आदि द्वारा फैलते हैं। जो बहुत सारे वातावरण में मौजूद सूक्ष्म जीव होते हैं वह सब शरीर में प्रवेश कर जाएगा बाहर से, तो इसीलिए इसे एक्सोजेनियस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, चलिए, तो दोनों इंडोजेनियस एक्सोजेनियस ऑर्गेनिज्म को समझ गए। आगे है अब कुछ अन्य कारण भी होता है संक्रमण फैलने का सूतिका अवस्था में, समझ गए। अन्य कारण में क्या होगा? तो जैसे कुपोषण, जैसे ही आपके बॉडी में कुपोषण होगा, आहार संतुलित मात्रा में नहीं लीजिएगा तो कुपोषण होगा। कुपोषण होने से भी जो है शरीर कमज़ोर होगा, और शरीर कमज़ोर होने से इन्फेक्शन होना मामूली बात हो जाता है, तो कुपोषण भी कारण होगा। एनीमिया, चूँकि जो प्यूरिपेरल जो आपका समय होता है सूतिका अवस्था, उसमें आप लोग को पता है कि जब डिलीवरी होने के बाद 4 से 6 सप्ताह तक, लगभग 1 महीना तक जो है डिस्चार्ज जो है होते रहता है, वैजिनल डिस्चार्ज। तो इस कंडीशन में एनीमिया होने का खतरा होता है, समझ गए। अब एनीमिया होगा तो पेशेंट में क्या होगा? ये चीज़ें होगा ही, इन्फेक्शन, समझ गए ना। शैल क्रिया द्वारा प्रसव, अगर सिजेरियन सेक्शन द्वारा अगर प्रसव कोई करा रखा है तो ये कारण बनता है कि अगर
थोड़ा भी अगर सिजेरियन सेक्शन में अगर चूक हुआ होगा डिलीवरी के समय, तो बाद में जो है आपके ये संक्रमण देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि बहुत सारे महिलाओं को देखते होइएगा कि डिलीवरी कराने के बाद जो है उसको ये समस्या जो है यूट्रस वगैरह में जो है इन्फेक्शन जो है हो जाता है, क्योंकि उसका सिजेरियन सही से सावधानी से नहीं हुआ रहता है। ठीक है, आगे है रिटेंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा रिटेंड है, इस कंडीशन में भी ये चीज़ें हो सकता है। बार बार अगर आप वैजिना का एग्ज़ाम करवाते हैं, परीक्षण करवाते हैं, तो वह भी इन्फेक्शन कर सकता है। प्री टर्म लेबर, समय से पहले अगर बच्चा जन्म ले चुका है तो यह भी जो है आपके प्यूरिपेरल इन्फेक्शन में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद प्रसव पश्चात रक्तस्राव, पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी प्रसव के बाद बहुत ज़्यादा जो हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होता है, यह भी कारण होगा इन्फेक्शन होने का। ठीक है, तो ये सब जो है आपके कारण है। कारण आपके अन्य कारण मैंने बता दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, मैंने जो बताया, एक कारण मैंने बताया, पीपीएच बताया, पीटी यानी पूर्व प्रसव बताया, ठीक है ना, बार बार योनि एग्जाम, रिटेन प्लेसेंटा, सिजेरियन सेक्शन, एनीमिया, कुपोषण, ये अन्य कारण जो मैंने बताया। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सब कारण याद ही हो जाएगा हर कोई को। अब इसमें से 5 कारण भी याद रहेगा, अन्य कारण में लिख देंगे, हो गया। ठीक है ना, A to Z तो किसी को नहीं एकदम लाइन बाय लाइन याद रहेगा, जिसको याद रहेगा अच्छी बातें हैं। आगे देखिए, लक्षण साइन एंड सिम्टोम है। साइन एंड सिम्टोम्स की बात किया जाए तो क्या क्या दिखते हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन होता है, प्यूरिपेरल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन, तो नाड़ी दर बढ़ जाता है पेशेंट का। ठीक है, बॉडी का तापमान बढ़ जाता है 102 फ़ारेनहाइट, इससे ज़्यादा हो जाएगा। योनि से बदबूदार स्राव, योनि से तो चूँकि प्यूरिपेनियम पीरियड है, प्यूरिपेरल पीरियड है, अवस्था है, सूतिका अवस्था है, तो योनि से डिस्चार्ज होगा ही। तो जो डिस्चार्ज होगा वह काफ़ी बदबूदार होगा, मवाद युक्त आएगा, पस वाला आएगा, ऐसा जो है लोकिया आएगा। क्योंकि लोकिया आप लोग को पता है कि डिलीवरी के बाद जो डिस्चार्ज आता है उसी को लोकिया कहते हैं। ठीक है ना, तो यह लोकिया मवाद युक्त और बदबूदार आएगा। पेट के निचले भाग में दर्द होगा, जननांग के आसपास दर्द होगा, गर्भाशय में सूजन होगा। ठीक है, गर्भाशय जो होता है उसमें सूजन होने का खतरा होता है। और कभी कभी यह इतना ज़्यादा जटिल हो जाता है कि आपके यूट्रस में अगर इन्फेक्शन अगर फैल जाता है तो आपके यूट्रस में गांठ वगैरह हो जाएगा, यूट्रस में जो है आपके प्रॉब्लम कर देगा। तो फिर उस कंडीशन में सर्जरी वगैरह करवाना पड़ता है। यूट्रस को अगर खतरनाक हो जाता है तो यूट्रस को हटाना भी पड़ता है, समझ गए। इसलिए लेबर जो है प्रसव बहुत सावधानी से होना चाहिए, वरना यह प्यूरिपेरल सेप्सिस इन्फेक्शन बाद में हो जाता है। ठीक है, प्रबंध की बात किया जाए, इस बीमारी के लिए क्या प्रबंध करना चाहिए, तो महिला को पहले द्रव व इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखे, मतलब जो बॉडी में तरल पदार्थ है इलेक्ट्रोलाइट उसको बना कर रखे। आवश्यक हो तो आईवी मार्ग से जो है द्रव प्रदान करते रहेंगे, ताकि बॉडी में जो है इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बना रहे। ठीक है, शरीर के तापमान को स्थिर रखने के लिए कोल्ड स्पॉन्जिंग करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऊपर लक्षण में देखे हैं कि तापमान बढ़ जाता है, तो तापमान को नॉर्मल करने के लिए कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी चाहिए। ओके, जनन मार्ग के उचित देखभाल करें। क्या करें, चूँकि जनन मार्ग में ही यह इन्फेक्शन फैलता है और धीरे धीरे यह अंदर तक चला जाता है, जिसमें यूट्रस वगैरह भी हो जाता है। तो जननांग को अच्छे से देखभाल करना चाहिए महिला को। और हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की उपस्थिति हो तो रोगी को पृथक करे, मतलब आइसोलेशन में रखें। ठीक है, अगर पता चल जाए कि हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है तो मरीज को अन्य मरीजों से अलग रखें। ठीक है, दर्द से आराम पाने के लिए एनाल्जेसिक दवा देंगे। ठीक है, दर्दनाशक। बुखार होने पर ज्वर नाशक देंगे, जैसे पैरासीटामोल। ठीक है, उसके बाद है महिला के सभी वाइटल ऑर्गेन जैसे तापमान, रक्तचाप, नाड़ी दर, श्वसन दर, इन सभी का रिकॉर्ड करके रखेंगे, क्योंकि इसका काम जो है लग सकता है। आगे है, रोगी को एंटीबायोटिक संवर्धन एवं उत्तेजनशीलता परीक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि रोगी को एंटीबायोटिक संवर्धन एवं सेंसेटिव परीक्षण करना चाहिए व उसी अनुसार एंटीबायोटिक का चयन करना चाहिए। रोगी को क्या करना चाहिए, इसका चेक आता है, क्योंकि सभी व्यक्ति में जो है सभी एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, तो ऐसे में ये चेक करना चाहिए। ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, इसको टेस्ट करने से पता चलता है कि कौन सा एंटीबायोटिक पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है, और उसी अनुसार एंटीबायोटिक चलाने से फायदा होता है। ठीक है, आगे है, चिकित्सक के यानी डॉक्टर के अनुसार एंटीबायोटिक प्रदान करें। जैसे कुछ कॉमन एंटीबायोटिक है, एम्पिसिलिन है, मेट्रोनिडाजोल है, जेंटामाइसिन है, सेफेक्टाजाइम है, ये सब जो है सेफेक्टोसिम है, ये याद रखें। एम्पिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, उसके बाद जेंटामाइसिन, सेफोजिम, ये सब याद रखें कुछ एंटीबायोटिक। आगे है, 9वां है, यदि स्त्री को थकान हो,
नींद आने में समस्या हो व तनाव हो तो चिकित्सक के अनुसार सीडेटिव दवाई दें। अगर मरीज को नींद में कमी आए, समस्या आए, थकान महसूस हो, ठीक है, चक्कर आए, तो इन सभी कंडीशन में एक सीडेटिव दवाई आता है जो रोगी को शांत करता है, रिलैक्स करता है, जैसे डाइज़ापाम। ये दवाइयाँ क्लोनाज़ेपाम ये देना चाहिए, ठीक है। 10वां है रोगी को पर्याप्त पोषण स्तर बना कर रखें। रोगी को बिल्कुल जो है जो न्यूट्रिशन है उसको बना कर रखें, क्योंकि इन्फेक्शन अगर किसी में आता है तो न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे है एनीमिया की स्थिति में अतिरिक्त आयरन प्रदान करें, और बहुत ज़्यादा एनीमिया हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी जो है बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी जो है करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रबंध है, मैंने आपको बता दिया। ओके, आगे चलते हैं। अब आगे है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन ऊपर मैंने करा दिया। अब शॉर्ट क्वेश्चन है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का मतलब होता है प्रस्तुतिक सदमा। प्रस्तुतिक सदमा क्या होता है? वह सदमा जो गर्भवती स्त्री में सदमे के ज्ञात कारणों से उत्पन्न न हो, प्रस्तुतिक सदमा कहलाता है। अब गर्भवती स्त्री में सदमे के ज्ञात कारण से उत्पन्न न हो, मतलब कुछ ऐसा सदमा जो अन्य सदमे के कारण जो है नहीं आया हो। अब जैसे सदमा बहुत सारे होता है, जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, एनाफाइलेटिक शॉक होता है, सेप्टिक शॉक होता है। तो ये सब शॉक अलग अलग होता है। जो पता होता है कि हाँ ये संक्रमण के कारण हुआ है, ये तरल के कमी के कारण हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग जो है आपके शौक लगते हैं, लेकिन ये शौक ज्ञात है तो यह कारण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यह ऑब्स्ट्रक्टिव शौक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शौक जो होता है वह प्रस्तुति के दौरान, समझ गए ना, महिला है उसको प्रस्तुति के दौरान जो है समस्या के कारण ये शौक आता है, उसी को प्रस्तुतिक सदमा कहते हैं। जैसे महिला में लेबर हुआ, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग निकल जाएगा, तो वह भी एक शौक का ही होगा, लेकिन कारण क्या होगा? प्रस्तुति, ठीक है। समझ गए? भले वो हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, तरल बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, ब्लड निकल जाएगा, उससे सदमा लग जाएगा, वो बात अलग है, वो हाइपोवोलेमिक शॉक में आएगा। बट मेन रीज़न क्या है? ये प्रस्तुति है, समझ गए। या फिर बहुत ज़्यादा जो है डायबिटीज़ बढ़ने से भी जो है ये चीज़ें हो सकता है। तो कारण क्या होगा? मेन प्रेगनेंसी। तो ये कहीं ना कहीं प्रस्तुति में जो सदमा लगता है वह प्रस्तुति सदमा एक अपना सदमा ही होता है, शौक ही होता है, जो अन्य किसी ज्ञात सदमे के कारण से नहीं होता है। समझ गए चीज़ों को? चलिए, जिसका कारण क्या होता है? प्रस्तुति ही होता है खुद। कारण में ये होगा कि प्रस्तुति शौक का कारण प्रेगनेंसी होगा। प्रेगनेंसी में है तो जाहिर सी बात है प्रस्तुति के मतलब प्रेगनेंसी ही, तो ये प्रेगनेंसी में होगा। प्रस्तुतिक पुतिता, प्यूरिपेरल सेप्सिस। अब हम लोग को पता है कि सेप्टिक जो है सेप्टिक मतलब संक्रमण बहुत ज़्यादा अटैक करने से भी शौक लग जाता है, आघात लग जाता है, सदमा लगता है। तो यह प्यूरिपेरल सेप्सिस अभी ऊपर देखे हैं, तो यह प्यूरिपेरल सेप्सिस भी कारण होगा। पीपीएच या एपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमरेज या एंटीपार्टम हेमरेज, यानी प्रसव के बाद या प्रसव के पहले हेमरेज भी जो है सदमा का कारण हो सकता है, ठीक है, जो कि एक प्रस्तुति सदमा का ही रीजन होगा। प्रसव के समय असहनीय पीड़ा, प्रसव लेबर के समय बहुत ज़्यादा जो है पेन होना भी जो है ये कारण बन सकता है सदमा का। उसके बाद है अंतः गर्भाशय गर्भ मृत्यु। बच्चा जो है गर्भ के अंदर ही अगर किसी कारण से डेथ कर गया है, मृत्यु हो गए है बच्चे के, तो यह भी जो है उसके महिला को सदमा का कारण बन सकता है, ठीक है। आगे है एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया। तो एक्लेम्सिया भी एक बीमारी है और प्री एक्लेम्सिया भी बीमारी है, यानी प्री एक्लेम्सिया का बढ़ा हुआ लक्षण ही एक्लेम्सिया होता है, जो कि पढ़ाएंगे। तो आपको ये दोनों जो है हो सकता है, तो उसमें जो है आपके लग सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ओके, तो ये सब जो भी आप कारण देखे हैं, यह सब के सब कारण जो है आपके उससे रिलेटेड है। कोई भी ऐसा कारक नहीं बताया जो आपके गर्भ अवस्था से या प्रेगनेंसी से अलग हो, सब उसी से रिलेटेड था, क्योंकि सदमा ऑब्स्ट्रक्टिव जो शॉक है वह प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। अब इसमें लक्षण क्या दिखते हैं? तो जैसे ही शॉक लगता है तो रक्तचाप निम्न हो जाएगा, रक्तचाप जो है व्यक्ति का डाउन हो जाता है। ठंडी व चिकनी त्वचा, अब जैसे ही सदमा लगता है, बेहोश होता है व्यक्ति, तो उसका त्वचा ठंडा पड़ने लगता है और त्वचा जो है क्या हो जाता है? चिकनी चिकनी देखने को मिलता है, समझ रहे हैं। पेशेंट में चक्कर जैसे स्थिति बनने लगता है, त्वचा पीला पड़ जाता है, अत्यधिक ब्लीडिंग जो है कारण लक्षण दिखा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। प्री एक्लेम्सिया भी व्यक्ति में आ सकता है इस दौरान, सदमे के दौरान, ठीक है। और नाड़ी दर बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। तो ये सब सदमा में मरीज को लक्षण होता है, जो कि देख लिए। अब रही बात प्रबंधन कैसे किया जाएगा, तो प्रबंधन में निम्न रक्तचाप को स्थिर कर समान बनाए रखें। रक्त का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में अगर आपको रक्तचाप निम्न है
तो उसको समान बनाए रखना चाहिए। इसके लिए जो भी उपाय है करेंगे। गर्भवती को बिस्तर पर सीधा लिटाना चाहिए। समान प्रसव संभव न हो तो सिजेरियन सेक्शन कराना चाहिए। अगर मान गए किसी को लगे ऐसा कि इसमें शॉक लग सकता है, अगर नॉर्मल प्रसव का बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत करेंगे तो ये चीज़ें होगा, तो सिजेरियन सेक्शन का जो है क्या करेंगे उसमें ये चीज़ें करेंगे। ओके, आवश्यकता अनुसार जो है O2 की पर्याप्त मात्रा दें। क्या करेंगे कि आवश्यकता अनुसार जो है ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा देंगे। ओके, आगे है गर्भवती की प्रसव पूर्व पर्याप्त देखभाल करनी चाहिए। अब गर्भवती को जो है प्रसव से पहले पर्याप्त देखभाल करनी चाहिए ताकि मजबूती मिले, उससे घबराए नहीं, और यह सब जो है उससे क्या करता है, बचाता है शॉक से, और यही जो है आपका हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ओके, एक क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया था, बट इस क्वेश्चन में कोई खास जो है दम नहीं है। क्या पूछा है कि पुनर्जीवन में उपयोगी उपकरण की सूची बनाइए। मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि रिससिटेशन में उपयोग होने वाले जो जो उपकरण होते हैं उसको जो है, तो ये चीज़ें हैं पुनर्जीवन के मतलब समझ रहे हैं कि जैसे किसी को अगर CPR दिया जाता है तो इसमें भी तो जो है रिससिटेशन करना होता है, मतलब उससे फिर से जो है जीवन देना, यही पुनर्जीवन होता है। तो ऐसे ही यह जो है प्रसव के दौरान, ठीक है ना, महिला का जब प्रसव होता है तो बच्चे और महिला दोनों के लिए जीवन बचाने के लिए, चूँकि उस समय एक बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, तो उस समय कुछ उपकरण होते हैं जो उसके जीवन बचाने के लिए भी काम में आता है, जो ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो बच्चे को हो चाहे वो महिला के लिए हो। तो उस प्रकार के जो है उपकरण की सूची बनाना है जो पुनर्जीवन में उपयोगी होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर रिससिटेशन, कौन कौन से उपकरण है, तो 10 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, पहला आता है स्टेटोस्कोप नियोनेंटल साइज। स्टेटोस्कोप समझ गए ना, समझ रहे हैं स्टेटोस्कोप किसको कहते हैं। तो पहला उपकरण है स्टेटोस्कोप, जो क्या करता है, हृदय गति को सुनने में, साउंड को सुनने में, आपको एब्डोमिनल से लेकर चेस्ट तक जो है काम में आता है, तो ये होना चाहिए। दूसरा है पल्स ऑक्सीमीटर और नियोनेंटल प्रोब होना चाहिए। समझ गए, पल्स के मापने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए और नियोनेंटल प्रोब होना चाहिए। समझ गए, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर में है। उसके बाद गले को साफ करने के लिए लैरिंजोस्कोप होना चाहिए। समझ गए, लैरिंजोस्कोप होना चाहिए जिसके द्वारा हम गले का परीक्षण करते हैं। ठीक है, इंडोट्रेकियल ट्यूब होते हैं जो कि जरूरी पड़ने पर यह जो है ट्यूब डाला जाए। ठीक है, तो इंडोट्रेकियल ट्यूब होना चाहिए। उसके बाद ए सोर्स ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, और मेडिकल ऑक्सीजन का स्रोत होना चाहिए। समझ गए, अगर मान गए सेंट्रल सप्लाई नहीं है तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, वो रखना चाहिए। ठीक है, टी पीस डिवाइस होना चाहिए, जो टी पीस जो डिवाइस होता है वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग विथ ए प्रेशर सेफ्टी भाल्व एंड ए मैनोमीटर। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग यानी जो बच्चा शिशु होता है उसके लिए एक बैग होता है जिसे हम लोग सुरक्षा के साथ में प्रेशर दबाव देते हैं, और वह बैग जो है बच्चे को क्या करता है, बाल्ब और मैनोमीटर जो कि एक सुरक्षा बैग के रूप में होता है, ये चीज़ें होनी चाहिए। फेस मास्क होनी चाहिए इन ए रेंज ऑफ साइज सुटेबल फॉर प्री मेच्योर एवं टर्म इन्फेंट, मतलब बच्चे के शिशु के हिसाब से जो है फेस मास्क होना चाहिए। आप लोग देखते होइएगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको जो है फेस पर मास्क लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो है मास्क होना चाहिए जो प्री मेच्योर और टर्म इन्फेंट के जो है साइज के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लैरिंजल मास्क एयरवे होना चाहिए, फीडिंग ट्यूब यानी पोषण कराने वाला ट्यूब होना चाहिए, इंट्रावेन कैनुला यानी IV कैनुला होना चाहिए। समझ गए, उसके बाद सिरिंज होनी चाहिए एंड नीडल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपका कुछ ड्रग भी होना चाहिए जो आपात स्थिति में दिया जाए और जीवन को बचाया जाए, जैसे एड्रीनेलाइन, सोडियम क्लोराइड, स्टरलाई वाटर फॉर इंजेक्शन, तो NS वाटर जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है होनी चाहिए। फिर से रिपीट कर लीजिए, रिससिटेशन उपकरण के सूची बनाने को पूछेगा 5 या 10 नंबर में, तो देख लीजिए कौन कौन सा है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे है देख लीजिए, पुनर्जीवन वाला उपकरण जो है उसमें पहला है स्टेटोस्कोप जो कि शिशु के साइज के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए और नियोनेंटल प्रोब होना चाहिए। समझ रहे हैं, लैरिंजोस्कोप होना चाहिए, इंडोट्रेकियल ट्यूब होनी चाहिए, ए सोर्स ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन यानी मेडिकल ऑक्सीजन होनी चाहिए, टी पीस डिवाइस होनी चाहिए। ठीक है, फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग यानी
फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग विथ ए प्रेशर सेफ्टी, यानी प्रेशर सेफ्टी के साथ में हम लोग जो है बैग को फ्लो करेंगे शिशु के लिए। वाल्व एंड मैनोमीटर होना चाहिए। फेस मास्क होनी चाहिए शिशु के हिसाब से, जो प्री मैच्योर और टर्म इन्फेक्ट के हिसाब से होना चाहिए फेस मास्क। लैरिंजल मास्क एयरवे होना चाहिए। फीडिंग ट्यूब होना चाहिए। इंट्रावेस यानी आईवी कैनुला होना चाहिए। सिरिंज एंड नीडल होनी चाहिए, ठीक है। और दवाइयाँ होनी चाहिए जैसे एड्रीनेलाइन, सोडियम क्लोराइड, स्टरलाइट वाटर फॉर इंजेक्शन, ठीक है। इन सारे चीज़ों को आपको सूचीबद्ध करना होगा, एक बार पूछा भी गया है तो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने करा दिया। आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।